नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौंगांकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। कल उपराष्ट्रपति के लिए देश में चुनाव होगा। कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति, ये आपको कल देर शाम तक पता चल जाएगा, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से 24 घंटे के बाद, बल्कि बहुत पहले वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद गिनती, और कल ही शाम को नतीजे भी आ जाएंगे। अब इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, नरेंद्र मोदी ने क्या प्लान बनाया है, राहुल गांधी कहां हैं और क्या कर रहे हैं, किसके पास कितने नंबर हैं, ये सारी डिटेल आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम जरा इस वक्त की एक हलचल बता दें जो चल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गुट, दोनों ही जो गठबंधन है, ये अपने अपने सांसदों को चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा एक वर्कशॉप रखी थी। कल वो वर्कशॉप हुई, आज भी वो वर्कशॉप हुई। बीजेपी के सारे सांसद और मंत्री आज दोपहर के बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक इस कार्यशाला में रहेंगे। बीजेपी की ये वर्कशॉप संसद भवन परिसर में जीएमसी बालयोगी भवन के अंदर चल रही है, और उस वर्कशॉप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों को चुनाव में सही तरीके से मतदान करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कई और बातें भी उन्होंने कही। कल पहला दिन था इस वर्कशॉप का। नरेंद्र मोदी कार्यशाला में पहुंचे तो वो जाकर एक आम सांसद की तरह, बीजेपी वर्कर की तरह सबसे पीछे वाली सीट पर ऑडिटोरियम में वहां जाकर के बैठ गए। हालांकि कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे से उठकर आगे आए और सांसदों से कुछ सवाल पूछे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का दिन जो है वो कल है, 9 सितंबर, जब ये चुनाव होगा। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। वोटिंग वाले दिन ही वोटों की गिनती भी हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर इसमें वोट करेंगे। दोनों सदन के वोटर्स को कुल मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, और फिलहाल इस इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 782 सांसद हैं। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। फिलहाल लोकसभा में 1 सीट खाली है, इसलिए 552 कुल मेंबर वोट डाल सकते हैं। राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं, तो यह नंबर हो जाएगा 240। अभी लोकसभा में एनडीए की जो स्ट्रेंथ है वो है 293 सांसदों की। राज्यसभा में एनडीए के पास 130 सदस्य हैं, मतलब एनडीए के पास कुल संख्या हो गई 423। एनडीए की अगर बात, एनडीए को बहुमत के लिए चाहिए 392 वोट, मतलब एनडीए के पास बहुमत से 31 वोट ज्यादा हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की। तो जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास 234 सांसद हैं, राज्यसभा में 79 मेंबर हैं, यानी इंडिया गठबंधन की कुल ताकत 313 वोट की है, बहुमत 392 है। मतलब यह कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो बहुमत से 79 वोट पीछे है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं, ज्यादातर लोगों का मानना है, हालांकि ये सीक्रेट बैलेट से होता है चुनाव, इसमें पार्टियों की व्हिप लागू नहीं होती, इसलिए किसी की अंतरात्मा आवाज दे दे और अपनी पार्टी लाइन से वो अलग जाने को, वोट करने को प्रेरित हो जाए तो अलग बात है। वरना फिलहाल पार्टियों की जो ताकत है उसके लिहाज से इस चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं है। इंडिया ब्लॉक काफी पीछे है। एनडीए के पास स्ट्रेंथ से हमने आपको बताया 30-31 सांसद ज्यादा ही हैं, और उनकी कोशिश यह है कि इसके अंदर जो नॉन कमिटल पार्टीज हैं, जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, उनका समर्थन भी लिया जाए। तो ये फिलहाल की परिस्थिति है, और इसको देखते हुए लगता है कि चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं होगा, और सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो उपराष्ट्रपति चुन लिए जाने चाहिए। इसके अलावा और हो क्या रहा है, खेमेबाजी कैसे हो रही है, उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के लीडर सांसद, उन्होंने लेकिन कल होने वाले चुनाव पर कुछ बातें कही हैं, वो आपको दिखाते हैं। देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, यह है उनका कमेंट जो अखबार में आया है, और उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं, और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? तो
बीजेपी जो है वो चुनाव से एक दिन पहले भी जो अपोजिशन कैंडिडेट हैं पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बी सुदर्शन रेड्डी, उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये वोट मांगने के लिए लालू यादव जैसे कन्विक्टेड आदमी के पास, जो कि जेल भी जा चुके हैं, सजा याफ्ता हैं, उनका समर्थन मांग रही हैं। और ये तस्वीर, इसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये भी इस वक्त आप देख लीजिए। कल जब प्रधानमंत्री ऑडिटोरियम में जहां सांसद बैठे थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी वोट कैसे डालना है, वहां सबसे पीछे वाली पंक्ति में जाकर के बैठ गए और उनके सांसदों ने फिर पोस्ट की इस तस्वीर को और लिखा कि ये बीजेपी की ताकत है कि हमारा प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता है, वो एक कार्यकर्ता की तरीके से बर्ताव करते हैं। लेकिन इस वक्त एक खबर और आ रही है, ये नेपाल से है, इसका रुख करना जरूरी है, वो मैं आपको बता दूं। पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नौजवान जो हैं वो सड़कों पर हैं और अब खबर यह है कि ये प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद में घुस गए, संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए और वहां तोड़फोड़ की। काठमांडू में इस प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लागू है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं सड़कों पर काफी भीड़ भाड़ है, अफरा तफरी है और पुलिस ने इनके ऊपर आंसू गैस भी चलाई है। लेकिन इनका संसद भवन के अंदर दाखिल हो जाना, वहां जाके तोड़फोड़ करना, ये एक बड़ी घटना है और नेपाल में चल रहे उथल पुथल की ओर इशारा करती है। काफ़ी राजनीतिक गतिविधियां वहां चल रही हैं। कुछ जो मोनार्की समर्थक हैं, जो राजशाही चाहते हैं, उनका भी एक धड़ा वहां काफ़ी वोकल है सड़कों पर, वो भी प्रदर्शन करता है। और दूसरी ओर अब ये कुछ नौजवान लोग जो हैं, ये भ्रष्टाचार को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और ये नेपाल की संसद तक पहुंच गए। संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए, वहां इन्होंने जाकर तोड़फोड़ की है। और तस्वीरें भी आ रही हैं, उसका वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन नेपाल लगातार एक किस्म की पॉलिटिकल एनार्की की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। वहाँ जो सरकार इस वक्त चल रही है वो कम्युनिस्ट सरकार है जी। बेसिकली सारे यूट्यूबर्स एक्स पे और सोशल मीडिया फेसबुक पे रहने वाले युवा, सरकार ने बैन कर दिया फेसबुक को, यूट्यूब को और एक्स अकाउंट को वहाँ पर। और सरकार ने कहा कि भाई 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद सरकार ने बैन कर दिया। तो सारे जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले वो लोग हैं और राजशाही समर्थक लोग भी इसके अंदर शामिल है, जो चाहते हैं कि भाई नेपाल के अंदर राजशाही की वापसी हो, मतलब वापस हो। तो राजा का समर्थन भी वहाँ उनको मिला हुआ है। तो एक बड़ा उपद्रव वहाँ पर शुरू हो गया इनका बेसिकली। तो सारे ज़्यादातर सोशल एक्टिविस्ट लोग ज़्यादा जो सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं, लेकिन जो भी हो ये लोग, लेकिन संसद भवन में घुस गए, बड़ी बात वो तो है। बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए काठमांडू में, जबकि कर्फ्यू लगा था उसके बाद भी इतने लोगों का पहुंचना। देखिए, इनका मानना ये है नौजवानों का कि सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा करके जो दिन रात लोग सरकार की आलोचना करते थे और तमाम भ्रष्टाचार जो योजनाओं में और ब्यूरोक्रेसी में है उसको एक्सपोज करते थे, उसका रास्ता सरकार ने रोक दिया है। इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया और नागरिक स्वतंत्रता का भी मुद्दा बन गया। और ओली साहब जो है, उनका ही बयान आया, उनका कहना है कि नेपाल की जो संप्रभुता है और सुरक्षा, उससे कोई समझौता नहीं कर सकता। जो प्राइम मिनिस्टर जो है केपी ओली, तो उनका ही कहना है कि ये इसलिए बैन लगाया गया कि इससे नेपाल की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पैदा हो गया था। तो सरकार का हमेशा वर्जन होता है, जब सरकार कोई प्रतिबंध लगाती है तो तुरंत राष्ट्र की सुरक्षा का समस्या का मुद्दा तो आता ही है। लेकिन ये तो बड़े पैमाने पर इस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाना, ये भी एक किस्म का मतलब क्रैकडाउन है। क्रैकडाउन ही है और क्या। आप एकदम से एक जनरल पाबंदी कर लगा देंगे सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं फिर ये होगा कि सरकार को छिपाना चाहती है। भाई यही तो आपातकाल, और क्या होता है जी। ऐसे होता है ना, धीरे धीरे जो आपके नागरिक अधिकार हैं उनको आप प्रतिबंधित करते चले जाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन नाम दिया युवाओं ने इसे। जी, वैसे मैं आपको बता रहा था ये लेफ्ट की सरकार वहां पर इस वक्त, जबकि लेफ्ट की सरकार है जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी माना जाता है। अभी जो इनके प्रधानमंत्री हैं वो आखिरी बार एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में दिखाई दिए थे जब वो बीजिंग में जो अभी मिलिट्री परेड हुई, वहां पर भी नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। वो एससीओ के तुरंत बाद मतलब उसमें एससीओ में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे, लेकिन वो मिलिट्री परेड में नहीं गए थे, ये मिलिट्री परेड में भी थे। तब से बातें चली नहीं कि चीन के बहुत नजदीक, बिल्कुल नजदीकी दिखाता है चीन के साथ। ये तो शुरू से इनका जो है झुकाव जो है ये सर, ये है वो दूसरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन के दाईं ओर है। संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए, छत पर चढ़ गए। ये देखिए पार्लियामेंट है, नेपाल में युवा लोग संसद के अंदर दाखिल हो गए। अब ऐसी तस्वीरें तो यूजुअली जब भी जहां भी हमने देखी हैं तो फिर वो एक किस्म का
पापकू कहते हैं भाई उसको। श्रीलंका में देखिए, बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ देखिए, था। बांग्लादेश में जो हुआ तो नेपाल क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है इस वक्त, सत्ता परिवर्तन की ओर एक बार फिर नेपाल, और एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर। ये तब से चल रहा है जब से राजशाही हटकर वहाँ पर लेफ्ट पार्टी की जो सरकार बनी, फिर एक बार कोशिश की गई हिंदू राष्ट्र से उसको एक सेकुलर राष्ट्र बनाने की, संविधान में बदलाव की, तब से राजशाही भी परेशान है और राजशाही हमेशा इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करती रही। कभी कभी कुछ ना कुछ होता रहा है वहाँ पर। अब नेपाल को तय करना है कि वो राजशाही वाला संविधान जैसे ब्रिटेन में है, मोनार्की प्लस डेमोक्रेसी, उस तरह के साथ चलना चाहते हैं, या लेफ्ट पार्टी। एक्चुअली क्या है कि लेफ्ट का जो डीएनए है वो नेपाल के मनोभाव से मैच कम करता है। बेसिक यदि आप रिलीजियस ऑर्डर पर देखें तो उससे भी एक बड़ी दुविधा वहाँ पर होती है राजशाही से ज़्यादा, क्योंकि राजशाही वहाँ की जो मनोभाव है, रिलीजियस जो वो है थॉट प्रोसेस, उसके साथ मैच करता है। और पहले लेफ्ट तो पार्टी हिंदू से- किंगडम ही था। हिंदू किंगडम था, इसीलिए कर वो अकेला हिंदू राष्ट्र था। अब उसके बाद उसको बदल दिया गया जब से लेफ्ट पार्टी की वहाँ पर आई है, तो लगातार वहाँ पर एनार्की चल रही है। और हिंदुस्तान के लिए भी ज़्यादा थोड़ी सी चिंता की बात इसलिए होती है क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पर सीधे बिजनेस करते हैं, परिवारों से बहुत रिश्ते वहाँ पर हैं। यदि आप बॉर्डर पर देखेंगे तो बिना पासपोर्ट के सब लोगों का आना जाना, गाड़ी से, साइकिल से, बिजनेस का बहुत सारा काम सीमांचल पर चलता रहता है। लोग बिहार इधर काम करते हैं, फिर शाम को वहाँ चले जाते हैं तो उधर। आप कह रहे हैं कि मतलब ये सोशल मीडिया क्रैकडाउन पर सोशल युवाओं मीडिया का तो है ही। प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन फिर सारी एंटी गवर्नमेंट फोर्सेज इसमें शामिल हो जाती हैं, Anti-government उसमें राजशाही समर्थक लोग भी हैं। वो पूरा सपोर्ट है। जी त्रिपाठी जी। ये देखिए, असली संकट नेपाल का ये है कि जब से राजशाही को हटाया गया, और राजशाही हटाया क्या गया, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिस तरह से पूरा परिवार खत्म हो गया, गोली मार दी गई, और उसके बाद आज तक उसका कोई सही नहीं बता पाता कि उसके पीछे पूरा साजिश परिवार थी, एक साथ खत्म हुआ था। और वो बड़ा विचित्र था, मतलब वो आज तक नहीं समझ में आया कोई ऐसे कैसे मारा जा सकता और है। जो सबसे लोकप्रिय राजा थे वीरेंद्र। सबसे लोकप्रिय थे, और उसमें कहा जाता है, मतलब ये कितना सही है आज तक नहीं पता चला, लेकिन कहा जाता है कि कम्युनिस्ट साजिश थी उसमें, और उसमें चाइना का प्रभाव बार बार कहा जाता है। और उसके बाद से जो सरकारें आई वो चीन के साथ भी रहीं। अभी भी आपको ध्यान में हो तो ये जो चीन की विक्ट्री डे परेड में गए थे वर्ल्ड वॉर 2 वाली, इसमें जाकर ओली साहब ने किसी विवाद की बात की तो शी जिनपिंग ने, चूंकि अभी के हालात थे, तो कहा भाई तुम्हारा और भारत का मसला है, तुम आपस में समझो, हम क्यों करेंगे। जब लिपुलेख दर्रे से शुरू हुआ कारोबार तो नेपाल ने अड़ंगा लगाया, भारत और चीन दोनों ने कह दिया कि हमसे कोई लेना। लेकिन चीन के नेपाल के अंदर क्या है, नेपाल में महंगाई बहुत भयानक स्तर पर है, अनकंट्रोल्ड है। ये छोटी बात नहीं है कि भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं वो सब महंगाई से जूझ रहे हैं, और भारत अकेला देश है जिसने उस पर नियंत्रण करके रखा हुआ है। वहां पर जो पार्टी के बीच के इंटरनल कियास हैं, एक तो यही कि अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर, इसीलिए वहां प्रधानमंत्री बार बार बदलते रहे, राष्ट्रपति को भी बदलना पड़ा। लेकिन जो विद इन पार्टी है वो भी बहुत ज्यादा समर्थन ओली को नहीं है, बार बार वो मुश्किल है। राजशाही के जो समर्थक हैं वो पिछले 3 वर्षों से बहुत उग्र आंदोलन कर रहे हैं, उनको लोग समर्थन दे रहे हैं, और नेपाल को अगर 2 हिस्सों में बांटे तो एक हिस्से में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अभी जो सोशल मीडिया बैन हुआ वो ट्रिगर पॉइंट है। उसने ये समझा कि ये जो बैन है, कई लोगों को ये लग रहा था कि अरे अमेरिकी कंपनियों को बैन कर दिया, अमेरिकी कंपनियों को बैन का मसला नहीं है। ये मसला ये है कि चूंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो तय नहीं कर पा रही थी कि इनको रोके कैसे। तो रोकने का एक तरीका जो चाइना करता है कि जितनी ऐसी मीडिया है जो दुनिया भर में जा सकता है उसको रोक दिया, वो सिर्फ वो वीबो चलाता है। खतरा बस इतना है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में ऐसे आंदोलन का हश्र बहुत बुरा रहा है। थियानमेन चौक हमें हमेशा याद आता है, जहां 10,000 छात्रों को मरवा दिया गया था। ये खतरा दिखता है, और पड़ोसी देश होने के नाते हमारी चिंता बहुत ज्यादा होती है। 4 सितंबर को प्रधानमंत्री जो नेपाल के केपी शर्मा ओली हैं, उनकी सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। और सरकार ने यह कहा था कि यह बैन तब हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना दफ्तर खोलेंगी, सरकार के साथ पंजीकरण करवाएंगी और गड़बड़ियां रोकने के लिए एक सिस्टम बनाएंगी। और नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विट और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब इनके अलावा जितने और एप्स हैं, मतलब इसको सब पर साफ बैन साफ कर समझिए, चाइनीज ऐप सब दुरुस्त है, हाँ। और अमेरिकी ऐप सब गड़बड़ हो। नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना उन्होंने। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो सर यहां भी हमने करवाया, ग्रीवांस सेल खुलवाया, वो खुल जाता है, लेकिन आप बैन कहां लगाते हैं? नहीं, बैन नहीं लगाना आप तो ये चाहिए। कहते हैं कि आपको हम ये टाइम दे रहे हैं, आप अपना एक चीज मैं ऑफिस बताऊं, खोल लीजिए। सर, ये बात सही है, जो रिपोर्ट बता रही हैं वही ऐप इस वक्त वहां चल रहे हैं जो चीनी मूल के हैं। बिल्कुल। तो देखिए, चीन के साथ केपी शर्मा ओली का झुकाव कोई नया नहीं है। प्रचंड के बारे में भी कहा जाता था, क्योंकि प्रचंड तो माओइस्ट लीडर ही थे, अंडरग्राउंड थे, लेकिन बाद में प्रचंड जो है वो
भारत के प्रति उनका रुख काफ़ी सकारात्मक हो गया। अब तो उनको प्रो इंडियन माना जाता है चीन में, नेपाल में, लेकिन केपी शर्मा ओली को प्रो चाइना माना जाता है। एक बात बताऊं, राजशाही का जब अंत हुआ तो उसको लेकर दो थ्योरी, एक तो हर्षवर्धन जी ने कम्युनिस्टों वाली कही, दूसरी थ्योरी इसमें ज्ञानेंद्र पर सवाल उठते हैं, ज्ञानेंद्र की भूमिका को लेकर के जो उसके बाद महाराज बने। और यही वजह थी कि जब वहाँ आंदोलन हुआ, जो माओवादी आंदोलन, उसको बहुत सेंसिटिव मिल गई वीरेंद्र के मरने के बाद, क्योंकि ज्ञानेंद्र इतने अनपॉपुलर हो गए थे कि राजशाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और नारायण इति महल का घेराव किया गया और 5 लाख लोग बाकायदा बैठे रहे। तो उस वजह से हुआ। तो और आज तक उसका पता नहीं लगा कि वो वीरेंद्र के परिवार को किसने और कैसे क्यों मरवाया। सर अब ये तस्वीरें लेकिन बड़ी ड्रामेटिक है, देखिए इस पर आगे क्या होता है। सर वो ठीक बात है, लेकिन अकेला हिंदू देश था दुनिया में। हाँ, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि वो उन ताकतों की साजिश थी जो हिंदू हम आइडेंटिटी इस से ज्यादा जुड़ती थी। खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। आगे कुछ और तस्वीरें आती हैं, कुछ और बदलती है तस्वीर, तो आपको बताएंगे। फिलहाल संसद के अंदर प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए नेपाल में, बहुत बड़ी खबर है। हम बात कर रहे थे कल होने वाले यहां भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। इस पर बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर सवाल खड़े किए हैं कि वो एक कन्विक्टेड भ्रष्टाचार के दोषी लालू यादव के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी की वर्कशॉप चल रही है 2 दिन से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद शामिल हुए, वोट कैसे डालना है, तमाम बातें उसमें समझाई जा रही हैं। लेकिन इस बार चूंकि ऑपोजिशन को लगता है, पिछली बार जब धनखड़ साहब जीते थे जब वीपी चुनाव, उस वक्त गैप बहुत ज्यादा था, इस बार उतना गैप नहीं है, 100-125 वोटों का अंतर है। विपक्ष तो उस गैप को जितना कम कर सकता है उतना करना चाहता है। जीत की संभावनाएं उनको भी बहुत कम लगती होंगी, लेकिन ये लगता है कि अगर हमने क्लोज फाइट दे दी तो एक बहुत माहौल बन जाएगा इससे। इसको लेकर जयंत चौधरी जो इस वक्त सरकार में शामिल हैं, सहयोगी हैं एनडीए के, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा जीत तो एनडीए के कैंडिडेट की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी तरफ से कोई टूटने वाला नहीं है। ये ख्वाब देखना ऑपोजिशन छोड़ दे, अपनी चिंता करें। उनके बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में हैं, तो उनका वोट ना कम हो जाए। सुनिए उनकी बात। वो तो तय है, संख्या बल पे चुनाव है और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला, बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें। देखिए कल आप लोग बात कर रहे थे कि जैन जी की कोई जुगलबंदी हो सकता है यूपी चुनाव को देखते हुए विपक्ष के साथ हो जाए। आज वो कह रहे हैं कि एनडीए मजबूत है, टूटेगा नहीं, टूटेगा इंडिया गठबंधन। नहीं, अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय सरकार के मंत्री है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो सरकार का साथ देंगे। अभी तो 2027 के लिए थोड़ा समय है, उस समय चुनाव के 4 महीने 3 महीने पहले होता है। जो इन्होंने बात कही कि कौन से असंतुष्ट हो सकते हैं विपक्षी खेमे में जो पाला बदल लें, क्योंकि इसमें विप नहीं होती, सीक्रेट बैलेट होता, तो आपने वोट डाल दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने डाला। भाई हमारी तरफ हमारे नंबर कम हुए, किसने लेकिन हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, सत्ता पक्ष को दे दिया, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें जो पहले फेंस सिटिंग पार्टियां थी उनकी बात कर लें। जो आंध्र प्रदेश के हैं, चूंकि रेड्डी साहब, तो इस पर बड़ा दबाव बनाया गया था कि चंद्रबाबू नायडू उनको किसी तरीके से तोड़ा जाए, वो नहीं हो पाया। उन्होंने कहा हम एनडीए के साथ ही हैं। ऐसे वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी के लिए कहा जा रहा था, उन्होंने बहुत पहले कह दिया कि हम एनडीए के को वोट करेंगे, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीआरएस ने अपना एक ऑप्शन खुला हुआ रखा था। बीआरएस ने कहा था भाई जो हमारे किसानों के मुद्दे हल कर देगा हम उस गठबंधन को वोट कर देंगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई फाइनल बात नहीं आई है सामने, लेकिन माना जा रहा है कि ये वॉकआउट कर सकते हैं, मतलब एब्सटेन हो जाएं, किसी को वोट ना दें। जो कांग्रेस, जो बीजेडी है उड़ीसा की पार्टी, उनका भी अभी रुख जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। तो इसमें सर कोई आपको लग रहा है कुछ उथल पुथल की गुंजाइश? मुझे लगता है बीजेडी का ही सबसे ज़्यादा संभावना है। यदि जिन पार्टीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो बीजेडी में नवीन पटनायक साहब के पास ऑप्शंस 2 हैं। या तो वो एनडीए के साथ आए, हालांकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है इसलिए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है, नहीं तो पार्टी में स्प्लिट होने, स्प्लिट का मतलब क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत ज़्यादा है बीजेडी में। हाँ, और आप सोचिए ना, इंटरेस्टिंग बात है कि आंध्र प्रदेश में अभी तो आप कह रहे थे कि वो रेड्डी साहब वहाँ से हैं, उसके बाद भी दोनों पार्टियां नहीं टूटी। नहीं, जगनमोहन रेड्डी तो सरकार के साथ नहीं थे ना। एक स्टेट में नायडू साहब जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ दूसरी पार्टी जो उनके खिलाफ खड़ी है वो भी उनके साथ आ जाए तो ये बड़ा काम हुआ है। बीएसपी को लेकर है, और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी में भी कुछ वो हो सकता है क्रॉस वोट। उस वीडियो की बिना पर तो नहीं कह रहे हैं आप जो चल रहा है आजकल राजीव राय का? नहीं, वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग मतलब संपर्क में है। आम आदमी पार्टी में क्या होता है उस पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए आम आदमी पार्टी ने भी क्लियर नहीं किया अभी।
नहीं क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, लेकिन पार्टी आम ने आदमी क्लियर तो कर पार्टी दिया में है। कौन कितना वोट दे रहा है अरविंद उसकी बात केजरीवाल से है। मिले थे हाँ। सुदर्शन रेड्डी। वो ये तो इंटरेस्टिंग बात है कि लेकिन बहुत- इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चुनाव पिछले 20 साल में, मतलब 90 कब हुआ, भैरव सिंह जी जब बने उससे आज तक में सबसे क्लोज इलेक्शन हो सकता है। तो क्लोज इलेक्शन के लिए ज्यादा मेहनत की जानी चाहिए, जो विपक्ष उस तरह की मेहनत करते हुए मुझे कम दिखाई दे रहा है। बाकी तो नतीजे बताएंगे क्या होगा, क्योंकि एक बड़ा इलेक्शन पिछली बार तो धनखड़ साहब थे तो वहां पर 340 से ज्यादा वोट डिफरेंस था, आज मार्जिन वो 100 के करीब आ आज गया। 100 के करीब है, 100 से भी कम है। तो उस समय प्रधानमंत्री तो बैठे रहे पीछे की रो में, और विपक्ष के नेता शायद समीर जी ने बताया अभी कुछ- आगे बात करेंगे सर, विपक्ष के नेता पे लंबी बात करेंगे आज हम। लेकिन ये कुछ नाम जो है सर उनको लेकर के बातें खूब हो रही हैं, जैसे शशि थरूर साहब का नाम चल रहा है, भाई ये कांग्रेस के असंतुष्ट माने जा रहे हैं आजकल, तो ये क्रॉस वोट ना कर दें। राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद, इनको जन्मदिन पर अमित शाह ने फोन कर दिया था, वो वीडियो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, पहले वो राजीव राय वाला वीडियो लगा दीजिए। ये सोशल मीडिया पर बड़ी सनसनी फैल गई एक वीडियो से। राजीव राय का भी 2 दिन पहले जन्मदिन था और इनका फोन बजता है, फोन पर ही फोन उठाते हैं, फोन है होम मिनिस्टर अमित शाह का। उन्होंने कहा कैसे हैं राजीव जी, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब राजीव राय जी ने किस वजह से फोन स्पीकर पे डाला, वीडियो पीछे से बन रहा था, आवाज साफ साफ आ रही थी, गृह मंत्री की सारी बातें उसके अंदर आ गई। तब से राजीव राय जी की अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं। सुनिए पहले इस वीडियो में बात क्या हुई थी। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद साल दें। के हो गए सर अब पिछले 56 साल का हो गया, उससे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जल्दी आता हूँ धन्यवाद। तो ये बातचीत हुई, बातचीत बड़ी छोटी सी है। फिर जब सामान्य बातचीत है। नहीं, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि पिछले साल भी मुझे फोन आया था होम मिनिस्टर का, लेकिन सवाल सर इस बात पे था, आप वीडियो क्यों बनवा रहे हैं अपनी बातचीत का? इसमें केवल मुद्दा ये है कि वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? आपने स्पीकर पे डलवाई बातचीत और उसके बाद वीडियो बनवाया और वीडियो सोशल मीडिया पे डाला। अब राजीव राय ये कह रहे हैं कि मेरी निष्ठा पर सवाल उठाने वाले जान लें, ये बहुत सामान्य बात है, पहले भी ऐसा फोन कॉल मुझे आया था, ये सामान्य शिष्टाचार है। उन्होंने कहा मेरे हाथ पे चोट लगी थी तो मैंने इसीलिए फोन स्पीकर पर डाल दिया और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कोई उत्साही साथी पीछे से वीडियो बना रहा है। आप कौन, आपको यकीन करना कर लीजिए इस बात पर कि कोई उत्साही साथी होम मिनिस्टर और अपने नेताजी का वीडियो बनाएगा और नेताजी को बिना बताए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा, ऐसा राजीव राय कह रहे हैं। और फिर उसके बाद वो घिर गए त्रिपाठी जी। नहीं, पता नहीं, बहाना कुछ और बनाना चाहिए था राजीव जी को। वो कह रहे हैं हाथ में मेरे चोट लगी, ठीक बात, उनके दाहिने हाथ में चोट लगी हो सकती है, लेकिन जो स्पीकर पे फोन है वही फोन कान में लग सकता था। तो इसमें मतलब बहाना भी कोई ऐसा खोजना चाहिए था। जब ऐसे बहाने आप बनाते हैं, इसका मतलब ये कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, या कहें कि आप जो सोचते थे उस तरह से आप चाह रहे हैं कि चर्चा तो हो लेकिन हमें बचा कर रखना है। और हर कोई जानता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूं ही राजनीति में सरवाइव उस तरह से नहीं करते हैं कि बहुत कठिन समय पर लोगों को अपने पाले में, वो वैसे भी विपक्ष के सारे नेताओं से, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, वो हो सकता है कोई मंत्रिमंडल का उनका साथी हो जिसका ईगो हो तो उसको ना टच करें, लेकिन कोई सांसद है तो उसको इसी तरह से बात करते हैं। और निश्चित तौर पर इससे एक चर्चा तो हो गई। अब अखिलेश जी चाहे जितना राजीव राय को माने, लेकिन मन में तो थोड़ा सा आ ही गया होगा कि कुछ तो भाई इतनी नजदीकी है कि अच्छा, मंत्री इसमें फोन कोई करता दिक्कत है। भी नहीं, व्हिप लागू होता नहीं, कोई भी जाके वोट देके तो चला जो आए। जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्ष के बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में हैं, मैं तो वैसे ही, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसी कोई जानकारी है, लेकिन ये उस बयान से ऐसे बातें जुड़ जाती हैं कि राजीव राय को फोन आ गया, या शशि थरूर वो बात बात पर अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर के मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। अभी उन्होंने एसआईआर पर कह दिया कि ये तो होना ही चाहिए पूरे देश में, जीएसटी पर उन्होंने कहा कि इसका फायदा लोगों को मिल जाएगा। ट्रंप और मोदी की बात पर वो पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं, तो शशि थरूर का नाम लोग लेने लगते हैं। या मनीष तिवारी जैसे हैं, मनीष तिवारी के बारे में चर्चाएं उठती हैं कि लोकसभा चुनाव तो पिछले चुनाव से ही बीजेपी के साथ आना चाहते थे, नहीं हो पाया क्योंकि वो सीट नहीं बन पाई थी। या प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की हैं, उनके बारे में कहा जाता है राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वो भी कोई नया ठिकाना तलाश रही है। ऐसी बातें होती हैं, हालांकि वो सफाई देते रहते हैं ये नेता बार बार, लेकिन ये चर्चाएं खत्म नहीं होती। तो इनमें से कोई हो सकता है कि जो क्रॉस वोट करे। देखिए मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र से बड़ा वोट टूटने वाला है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि एक तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं सीपी राधाकृष्णन वो चुनाव लड़ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी है। और देवेंद्र फडणवीस ने कल शरद पवार के कुछ सांसदों के साथ और उद्धव ठाकरे के पार्टी के कुछ सांसदों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की फोन के ऊपर।
अब क्या उसमें से कितने सांसद टूटे देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, फ्लोर मैनेजमेंट की व्यवस्था कर रही है, राजनाथ सिंह ने कमान संभाली हुई, अमित शाह खुद तैयारी कर रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी कई सांसदों के साथ संपर्क में है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बताना चाहता है कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूर हुआ, धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, और भले ही लोकसभा में हमारे 240 सांसद है, भले ही राज्यसभा में हमारे 102 सांसद है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के, उसके अलावा जो 48 सांसद जो ना इधर है ना उधर है, उसका एक बड़ा वर्ग हमारे पास आएगा, और उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन में है उसका भी एक बड़ा वर्ग हमें वोट करने जा रहा है। जितने नंबर दिखते हैं एनडीए के उससे ज्यादा वोट पड़ेंगे इनको, बहुत अच्छे वोट पड़ने वाले हैं इसके चलिए अंदर। देखते हैं, ये कल पता चलेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं। एक लाइन जोड़ दूं कि राजीव राय जी ने ये जो वीडियो डाला, मतलब ये तो शिष्टाचार की बात होती है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय, होम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा वो सब देते हैं, लेकिन ये वीडियो उन्होंने अखिलेश जी के लिए डाला है या सोशल मीडिया पर डाला है? और जैसे एक प्रियंका जी की तस्वीर छपी थी जो प्रधानमंत्री जी के साथ, वो किसके लिए थी?